नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां हम मॉड्यूल 8 का लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। और मॉड्यूल 8 को लेके ये अपना आज तीसरा वीडियो है, जहां पे हम मॉड्यूल 8 के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक में देखा जाए तो वो है फ्लाइट एरोडायनेमिक्स। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है, मैंने उसमें फर्स्ट टॉपिक को पूरे तरीके से अच्छे से डिटेल में डिस्कस आपसे किया हुआ है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अब जो फर्स्ट वीडियो है और जो सेकंड वीडियो है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्लाइट एरोडायनेमिक्स। फ्लाइट एरोडायनेमिक्स का मतलब यह है कि आज की क्लास में बेसिकली हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एयरक्राफ्ट होता है उस एयरक्राफ्ट में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, और साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड है, तो उसके लिए जो फ्लाइट एरोडायनेमिक्स है मैंने उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। हम हर एक वीडियो में हर एक सेक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपका मॉड्यूल भी पास में है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको मैं दे पाऊँ। तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जो फ्लाइट एरोडायनेमिक्स है मैंने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम कंपोनेंट और टर्मिनोलॉजी को पूरी तरीके से समझेंगे, उसके बाद फिर हम लिफ्ट को समझेंगे, फिर हम ड्रैग को समझेंगे, उसके बाद हम लिफ्ट ड्रैग रेशियो समझेंगे, और लास्ट में जो स्टालिंग होती है हम उसको समझेंगे। ये पांचों पॉइंट को समझने के साथ में जो फ्लाइट एरोडायनेमिक्स है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग हम जो कंपोनेंट और टर्मिनोलॉजी है दैट इज अपना फर्स्ट सेक्शन वहां से करते हैं। तो कंपोनेंट और टर्मिनोलॉजी में बेसिक अगर आपको मैं बताऊं तो जो एयरक्राफ्ट होता है उस एयरक्राफ्ट में पहले तो मेन बॉडी दैट इज फ्यूजलॉज होता है, उसके बाद उसके विंग्स हो गए, मेन विंग और टेल विंग दोनों हो गए, जो उसके कंट्रोल सरफेस हैं वो आपके हो जाएंगे। तो हमें जो फ्लाइट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक समझना तो वो इन्हीं से है। जो भी कंट्रोल सरफेस होते हैं उनका क्या यूज होता है, जिसको हम आगे चल के स्टेबिलिटी में अच्छे से समझेंगे। विंग को हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, विंग में भी आप देखोगे तो जब आप किसी भी प्लेन को देखते हो तो आपको ना विंग की अलग अलग पोजीशन दिखाई देती होगी। बहुत एयरक्राफ्ट में जो विंग की पोजीशन है वो इंजन से नीचे होती है, बहुत एयरक्राफ्ट में जो विंग की पोजीशन है वो इंजन के ऊपर होती है। मतलब इंजन नीचे होगा और जो विंग है वो ऊपर रहेगी। बहुत बार जो विंग की पोजीशन है वो ऐसे होती है कि विंग के ऊपर फ्यूजलाज का जितना सेक्शन होता है विंग के नीचे भी फ्यूजलाज का उतना ही सेक्शन होता है। तो अगर हम विंग की जो पोजीशन है उसके बेस पे इसे क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हम ये पाएंगे कि एक हो गया जिसमें इंजन विंग के नीचे आपका लगा रहता है, उसे हम बोलते हैं हाई विंग। सेकंड हुआ आपका जिसमें विंग की जो पोजीशन है वो फ्यूजलाज के सेंटर पे होती है, उसको हम बोलते हैं मिड विंग। और लास्ट में विंग आपका और नीचे आ जाएगा, यानी कि जो आपकी इंजन की पोजीशन है वो ऊपर हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं लो विंग। तो हाई विंग, मिड विंग और लो विंग, ये तो विंग की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन हो सकता है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छा, हम ये जो क्लासिफिकेशन किए हैं या फिर जो मतलब हमने मिड विंग, हाई विंग या लो विंग क्यों बनाया, तो इन सब की अपनी जो भी एडवांटेजेस हैं, हम जब वो स्टेबिलिटी का जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वहां पे हमको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा कि हाई विंग का बेनिफिट क्या है, लो विंग का बेनिफिट क्या है और मिड विंग का बेनिफिट क्या है। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ अवेयर हो रहे हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया कि विंग का जो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो एयरक्राफ्ट का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो विंग की जो पोजीशन होती है उसके बेस पे है, हाई विंग, मिड विंग और लो विंग। अच्छा, लो विंग में जो आपका इंजन की पोजीशन है वो ऊपर होती है, तो लो विंग में भी दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। एक तो होता है कि एनहेड्रल और एक होता है डाईहेड्रल। मतलब इंजन ऊपर ही रहेगा, विंग नीचे रहेगी, लेकिन विंग अगर हॉरिजॉन्टल है
तो फिर तो वो लो विंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विंग की जो पोजीशन है वो हॉरिजेंटल से अगर आपकी अपवर्ड जो है वो वी शेप का जो शेप है वो बना रहा हो, तो इसे हम बोलेंगे ये डाईहेड्रल है, हॉरिजेंटल से अपवर्ड, ये डाईहेड्रल है। और अगर वो हॉरिजेंटल से डाउनवर्ड हो जाए, मतलब वी जो आपका ऊपर बना रहा था वो वी नीचे बनाने लगे, नॉर्मली आप उसको ए समझो, तो उसका नाम हो जाता है एनहेड्रल। तो अब डाईहेड्रल यानी कि हॉरिजेंटल से विंग जो है वो टिल्ट हुआ है अपवर्ड, और एनहेड्रल जिसमें हॉरिजेंटल से जो विंग है वो टिल्ट हुआ है डाउनवर्ड। तो एनहेड्रल विंग और डाईहेड्रल विंग, इनकी भी अपनी एडवांटेजेस हैं। बहुत सारे एडवांटेज जो हैं वो एनहेड्रल विंग की हैं, तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और बहुत सारे एडवांटेज और ड्रॉबैक्स जो हैं वो डाईहेड्रल विंग की भी हैं। जब भी हम मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि अपना जो मोशन है उसमें रोलिंग नाम की भी चीज़ एक होती है, रोलिंग मोशन भी होता है, तो वहाँ पे इन सारे विंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन इसको भी हम कवर करने वाले कहाँ पे, जो स्टेबिलिटी का चैप्टर होगा वहाँ पे, अभी हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अब अगर हम विंग के शेप के हिसाब से देखें, ये अभी तक क्या हो रही थी, विंग की पोजीशन के अकॉर्डिंग, विंग कहाँ पे लगा होगा फ्यूजलाज के, वो कौन से सेक्शन में अटैच्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग था हाई विंग, मिड विंग, लो विंग, एनहेड्रल, डाईहेड्रल। अब मैं बात कर रहा हूं विंग का शेप कैसा है। अगर लीडिंग एज उसका थिक है तो ऐसे विंग को हम हाई लिफ्ट विंग बोलते हैं। लीडिंग एज जो है वो थिक होना चाहिए। जो हाई लिफ्ट विंग होता है, हाई लिफ्ट विंग का जो थिकनेस अपॉन कॉर्ड रेशियो है वो ज्यादा होता है, यानी कि आपको जो लीडिंग एज है वो राउंडेड मिलेगी। अब इस प्रकार की विंग का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको लो स्पीड पे भी अच्छी लिफ्ट मिल जाती है। और अगर हम इसके मैक्सिमम थिकनेस की बात करें तो लीडिंग एज से आपको पीछे जाना है, यानी कि ट्रेलिंग एज की ओर, और वो भी जो उसकी टोटल कॉर्ड होती है, यानी कि लीडिंग एज से लेकर ट्रेलिंग एज के बीच की जो लेंथ होती है, उस कॉर्ड का हमें लगभग 25% से 30% जो है वो जाना है ट्रेलिंग एज की ओर। तो वहां पे आपको मैक्सिमम थिकनेस मिल जाएगी जो इस प्रकार के विंग होते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे विंग की बात करूं तो वो जनरल पर्पज विंग होता है। जो जनरल पर्पज विंग होते हैं, जनरल पर्पज विंग का जो लीडिंग एज है वो शार्प होता है, जबकि जो हाई लिफ्ट विंग था उसका जो लीडिंग एज है वो राउंडेड और थिक था, इसका जो है वो शार्प होता है। जनरल पर्पज विंग का बेनिफिट यह है कि ये हाई स्पीड पे लो ड्रैग देता है आपको, और दूसरी बात यह है कि इसका जो थिकनेस और कॉर्ड रेशियो है वो कम होता है। और इस प्रकार के विंग में भी जो मैक्सिमम थिकनेस आपको देखने को मिलेगी वो सेम उसी लोकेशन में मिलेगी जैसे कि आपको मिली थी हाई लिफ्ट विंग में, मतलब कि आपको 25% से लेकर 30% तक आपको पीछे ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट इज लीडिंग एज से आपको जाना पड़ेगा ट्रेलिंग एज की ओर, वहां पे आपको मिल जाएगी मैक्सिमम थिकनेस। अब इन दोनों के अलावा दो विंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज सुपर क्रिटिकल विंग और हाई स्पीड विंग। सुपर क्रिटिकल विंग हम किसको बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल विंग एक ऐसा विंग होता है जिसका जो अपर सरफेस है ना वो बहुत स्लाइटली कर्व्ड होता है, जबकि जो लोअर सरफेस है वो आपका रहेगा कर्व में, लेकिन जो अपर सरफेस है वो बहुत स्लाइटली कर्व होता है। तो जो उसकी मैक्सिमम थिकनेस है वो आपको देखने को मिलती है उसके ट्रेलिंग एज पे। इन दोनों में क्या था, यानी कि जो जनरल पर्पज विंग है और जो हाई लिफ्ट विंग थे, इन दोनों में मैक्सिमम थिकनेस आपको देखने को मिलती थी। लीडिंग एज से आपको जाना पड़ता था पीछे 25 से 30% लेंथ पे, वहां पे आपको मैक्सिमम थिकनेस मिल जाती थी। लेकिन जो सुपर क्रिटिकल विंग होता है उसकी मैक्सिमम थिकनेस जो है आपको वो ट्रेलिंग एज पे देखने को मिलेगी। इस प्रकार की विंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप इनको जो सुपरसोनिक स्पीड में जब आप चलोगे, या फिर अगर आप जो ट्रांससोनिक रेंज होता है अगर आप उसमें भी ट्रेवल करोगे तो आपको लिफ्ट अच्छी मिलेगी, लेकिन जो ड्रैग है वो बहुत कम मिलेगा। अगर हम इसमें भी बात करें कि थिकनेस और कॉर्ड का जो रेशियो है, तो थिकनेस और कॉर्ड का जो रेशियो है वो इसमें रिलेटिवली कम होता है।
हालांकि लीडिंग एज अगर आप इसको देखेंगे तो लीडिंग एज आपको ये भी राउंडेड ही दिखती है, लेकिन ये उतनी ज्यादा राउंडेड नहीं होगी, क्योंकि आप इससे गेस लगा सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस है वो ट्रेलिंग एज पे होती है। तो लीडिंग एज से लगातार थिकनेस इंक्रीज होते होते हम ट्रेलिंग एज पे पाते हैं मैक्सिमम थिकनेस। तो उसके अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि इसकी जो लीडिंग एज है वो उतनी ज्यादा शार्प नहीं होती, लेकिन उतना ज्यादा राउंडेड भी नहीं होता। तो इसकी बीच की सिचुएशन है। और लास्ट में अपना आ जाता है जो कि होता है हाई स्पीड विंग। जो हाई स्पीड विंग होते हैं उन विंगों की जो उनका शेप है ना वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल विंग्स होते हैं। और इन प्रकार के विंग में जो बेनिफिट है वो हमें ये देखने को मिलता है कि जो अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हैं, यानी कि अगर आप जो ट्रांससोनिक है या जो सुपरसोनिक स्पीड में चलाएंगे तो आपको यहां पे भी जो ड्रैग है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि जो सुपर क्रिटिकल विंग होते हैं उसमें ड्रैग कम होता है। और अगर आप हाई स्पीड विंग में जाएंगे तो यहां ड्रैग बहुत कम होता है, और इसका भी जो थिकनेस और कॉर्ड रेशियो है वो बहुत कम होता है, यानी कि जो इसका लीडिंग एज है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है। ड्रॉबैक के रूप में यह है कि आप इसको लो स्पीड पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया विंग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उनके शेप के हिसाब से, विंग की जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग, हाई विंग, मिड विंग, लो विंग। और लो विंग में हमने दो पार्ट बना दिए थे, एनहेड्रल और डाइहेड्रल के। और अगर हम विंग का शेप देखें तो शेप के अकॉर्डिंग हमने विंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, और वो सारे विंग आपके जो है वो लाइन से हो गए हैं। दैट इज हाई लिफ्ट विंग, जनरल पर्पज विंग, सुपर क्रिटिकल विंग, और लास्ट में जो आपका था वो था हाई स्पीड विंग। लेकिन विंग में ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं। विंग में ही आज के टॉपिक में हम विंग को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो विंग में जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उन सबके बेनिफिट क्या हैं उन सबको हम समझते चलेंगे, और 1 बाय 1 करके सारी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है ग्रॉस एरिया, जो ग्रॉस विंग एरिया होता है। तो एक्चुअली जब भी आप जो एयरक्राफ्ट है आप उसको टॉप से देखिए, तो जब आप उसको टॉप से देते हैं तो जो विंग का एरिया आपको दिखाई देता है, लेफ्ट वाले विंग का भी अपर एरिया आपको दिखाई देता है, राइट वाले विंग का भी अपर एरिया आपको दिखाई देता है, साथ में फ्यूजलाज का सेक्शन भी आपको दिखाई देता है। तो लेफ्ट विंग का जो टिप है वहां से चलिए राइट विंग का जो टिप है वहां तक जो भी एरिया आपको दिखाई देता है, ये टोटल एरिया को हम ग्रॉस विंग एरिया बोलते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि बीच में फ्यूजलाज भी इंक्लूड हो जाता है, और रियलिटी यह है कि वो विंग नहीं है। तो इसीलिए नेट विंग एरिया जाना जरूरी होता है। तो नेट विंग एरिया मतलब कि सिर्फ विंग का एरिया, जो फ्यूजलाज का सेक्शन बीच में आ रहा है आप उसको हटा दीजिए, तो ये हो जाता है नेट विंग एरिया। तो 2 टर्म हो गए, ग्रॉस विंग एरिया और नेट विंग एरिया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम चलें तो विंग में भी जो लीडिंग एज होती है और जो ट्रेलिंग एज होती है, तो लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज को अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करके मिलाऊं तो जो मैं लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको मैं बोलूंगा यह है कॉर्ड लाइन। और क्योंकि लीडिंग एज से जब हम जाते हैं ट्रेलिंग एज की ओर तो जो हमारी कॉर्ड लाइन होती है उसको तो हमने मिला दिया लीडिंग एज का जो टिप होता है और जो ट्रेलिंग एज का जो भी पॉइंट है उससे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला दिया, और हमने इसको बोल दिया कि वो हमारी जो है वो है हमारी कॉर्ड लाइन। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा शेप है वो तो एरोफॉइल जैसा है। तो अगर हम एरोफॉइल शेप है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरा पूरा विंग है उसको मैं हाफ वे में डिवाइड करना चाहूं, स्ट्रेट नहीं हाफ वे में, तो मुझे थोड़ा सा कर्व होके आना पड़ेगा लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की ओर। तो उसको मैं बोलूंगा वो कैम्बर लाइन है। तो एक तो हो गई जो कॉर्ड लाइन होती है, बिल्कुल लीडिंग एज से आप ट्रेलिंग एज को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला दो, दैट इज कॉर्ड लाइन। और विंग का जो सेक्शन है जो उसका लीडिंग एज है और जो ट्रेलिंग एज है हम वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन पूरे विंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन को हम बोलते हैं कैम्बर लाइन। और जो आपकी जो कॉर्ड लाइन थी और जो आपने ऊपर से कैम्बर लाइन ड्रॉ की है, इनके बीच में आपको जो गैप देखने को मिलता है इसी को हम बोलते हैं कैम्बर या कैम्बर एरिया। तो ये तो टर्म इनसे रिलेटेड हो गई। और अगर हम इसके अलावा
दूसरे जो भी टर्मिनोलॉजी है उन पे बात करें तो उनमें एक आता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो में ये समझिए कि विंग की जो लेफ्ट विंग का जो होता है टिप और जो राइट विंग का टिप होता है, लेफ्ट विंग का जो टिप है और जो राइट विंग का टिप है, अगर इनको मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिलाऊं तो जो मुझे लेंथ मिलती है बेसिकली इसको मैं विंग स्पैन जो है वो बोलता हूं। ये विंग स्पैन है। अब विंग स्पैन को आप ध्यान में रखिए और जो मैं आपको बताने चल रहा हूं दैट इज एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। एक विंग स्पैन कितना था, दूसरा जो उसकी एवरेज कॉर्ड है वो कितनी थी। तो विंग स्पैन और एवरेज कॉर्ड के रेशियो को ही हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप विंग एरिया भी निकालना चाहो तो विंग एरिया भी आप निकाल सकते हो, लेकिन विंग एरिया को निकालने के लिए जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेसिकली, तो जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं विंग एरिया की बात करता हूं तो विंग एरिया में दो बातें हो जाती हैं। मैं ग्रॉस विंग एरिया की बात कर रहा हूं कि मैं नेट विंग एरिया की बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस विंग एरिया की। अगर आपको यह फाइंड करना है तो जो टोटल स्पैन है वो वर्क करेगी एज अ लेंथ और जो आपकी कॉर्ड है वो वर्क करेगी एज अ विड्थ। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रॉस विंग एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पैन और इनटू जो कॉर्ड होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं, वो था विंग टिप रेशियो। विंग टिप रेशियो। तो अब अगर आप विंग को ही देखो तो रूट पे जो विंग की जो कॉर्ड होगी वो ज्यादा होती है, जबकि जो टिप होता है वहां पे जो विंग की जो कॉर्ड है वो कम होती है। तो अब जो भी विंग बना हुआ है, अगर हम उस विंग का दोनों कॉर्ड ले लें, रूट वाला कॉर्ड भी और जो टिप वाला कॉर्ड होता है वो वाला भी, तो जो उसका होगा टिप वहां पे जो कॉर्ड की लेंथ होगी और जो विंग का रूट होगा जो वहां पे कॉर्ड की लेंथ होगी, दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे टैपर रेशियो। जो टैपर रेशियो है उसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा कि जैसे विंग की लेंथ अगर ज्यादा होती है तो लिफ्ट पे उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी पे उसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब हम लोग ये सेक्शन पे रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें जो है ये जितनी भी टर्म मैं यूज कर रहा हूं वहां पे वो यूज में आएगा। इसके अलावा भी जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है उसमें यह आ जाएगा कि विंग लोडिंग क्या होता है। विंग लोडिंग का मतलब होता है कि विंग पे कितना लोड है, विंग का जो एरिया है उस एरिया पे कितना लोड है। तो लोड को हम विंग का एरिया जो है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं विंग लोडिंग। बेसिकली ये जब हम लोग विंग की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पे इसका बेनिफिट जो है आपको समझ में आएगा, इसका जो यूज है वो वहां पे होता है। विंग का जो लोड है और जो उसकी स्ट्रेंथ है, इन दोनों को देखना पड़ता है कि अगर आप किसी भी जो एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग किए हो उसमें आप जो विंग को लगाने वाले हो तो क्या विंग जो है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके पहले जो है ये चेक किया जाता है विंग लोडिंग। अच्छा, विंग लोडिंग के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपका एयरक्राफ्ट है वो कितनी लिफ्ट प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है और वो लिफ्ट जो है उसने कितने वेट को सस्टेन करके रखा है। वेट मतलब आपका जो एयरक्राफ्ट का वेट होता है। तो लिफ्ट और वेट अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। नॉर्मली इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मत समझ लीजिएगा इसे, लोड फैक्टर अलग चीज है। तो लोड फैक्टर मतलब कि लिफ्ट कितनी जनरेट हो रही है इस पे ध्यान देना है, साथ में कि आपने कितना लोड आपने उस पर सस्पेंड किया हुआ है ये भी देखना है। तो लिफ्ट और लोड का जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर के अलावा दो तीन टर्म आपको और समझ लेने चाहिए और वो हैं फाइननेस रेशियो, स्वीप बैक एंगल और मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड। फाइननेस रेशियो क्या है? फाइननेस रेशियो का मतलब है कि जो भी एयरक्राफ्ट का पार्ट लिफ्ट जनरेट नहीं कर रहा है हम उसकी कॉर्ड को लेंगे और उसके थिकनेस को लेंगे, तो उसके रेशियो को हम बोलेंगे फाइननेस रेशियो। स्वीप बैक का क्या मतलब है?
स्वीप बैक का मतलब कि जो विंग आपकी जो उसकी टिल्टिंग होगी वो बैकवर्ड होगी। जैसे विंग स्ट्रेट है, अब विंग स्ट्रेट ना होके वो थोड़ा सा बैकवर्ड टिल्ट हो जाए, मतलब अगर आपका ऐसा विंग है तो इसकी जो टिल्टिंग है वो ऐसे हो जाए बैकवर्ड। तो जो इस प्रकार के विंग होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वेप्ट बैक विंग, डेल्टा विंग हम इसी में देखते हैं। अच्छा, स्वेप्ट बैक एक एंगल भी होता है, उसका क्या मतलब होता है? स्वेप्ट बैक एंगल का मतलब होता है कि आपने विंग को लैटरल एक्सिस से आपने कितना बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट किया है। तो लैटरल एक्सिस से विंग जितना एंगल बैकवर्ड जाएगा उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट बैक, और जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट बैक एंगल। वैसे तो एंगल बनाने के लिए हमें दो लाइन चाहिए, तो जो सबसे पहली लाइन है वो तो लैटरल एक्सिस ही हो जाती है, लेकिन जो दूसरी लाइन होती है तो वो हम लेते हैं विंग का स्पैन वाइज, मतलब विंग के स्पैन वाइज एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो लाइन लीडिंग एज से 25% पीछे होनी चाहिए, वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो विंग के लीडिंग एज से हम 25% पीछे आएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि लैटरल एक्सिस के साथ में जितना एंगल फॉर्म कर रही होगी हम उसी को बोलते हैं स्वेप्ट बैक एंगल। तो ये जितने भी टर्म हो सकते थे कि अगर आप फ्लाइंग में इन्वॉल्व हैं, जो भी उसकी विंग होती है उस विंग में जो भी उनका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जो उसका शेप हो सकता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं उन सबको हमने जो है वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है जो विंग पे ही होती है, तो उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, सीपी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उस एयरक्राफ्ट पे जो भी एरोडायनेमिक फोर्स लगते हैं, तो पहले आपको मैं बता दूं कि एरोडायनेमिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एयर की रिएक्शन की वजह से जनरेट होता है। तो बहुत बार इसको लेके होता है कंफ्यूजन, हम बहुत बार जो थ्रस्ट है और जो वेट है हम उसको भी बोल देते हैं कि वो एरोडायनेमिक फोर्स है, जबकि एरोडायनेमिक फोर्स में कौन कौन आता है? जो ड्रैग है और जो लिफ्ट है, क्योंकि ड्रैग और लिफ्ट ये दोनों होती हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एयर। बाकी थ्रस्ट तो आप हमें और आपको जो आपका एयरक्राफ्ट है उसको इंजन प्रोवाइड करता है, तो वो एरोडायनेमिक फोर्स नहीं है। तो एरोडायनेमिक फोर्स के रूप में हम लिफ्ट और ड्रैग को देखते हैं। तो बेसिकली ये समझिए कि जो भी एरोडायनेमिक फोर्स विंग पे अप्लाई होगा तो फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा जो नेट फोर्स होगा। तो जो नेट फोर्स होता है उसको हम ये बोल देते हैं कि वो जिस भी पॉइंट पे अप्लाई होगा हम उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। जिस पॉइंट पे एप्लीकेबल होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। और विंग सरफेस से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। विंग सरफेस से मैं बोल रहा हूं, विंग सरफेस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को शो करने के लिए। लेकिन रिलेटिव एयर फ्लो के साथ में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन होती है ये कुछ एंगल फॉर्म कर रही होती है रिलेटिव एयर फ्लो के साथ में। तो ये जो लाइन है वो कुछ एंगल फॉर्म कर रही होती है। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड होता है एयरक्राफ्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर कहा है, वो अप्लाइड फोर्स रिलेटिव एयर के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है कि वो किसी एंगल पे है। तो इसका मतलब कि रिलेटिव एयर के साथ में जब ये फोर्स किसी एंगल पे होता है तो फिर ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जो टोटल रिएक्शन है यानी कि TR, उस टोटल रिएक्शन का रिलेटिव एयर फ्लो के साथ जो कंपोनेंट रिलेटिव एयर फ्लो के परपेंडिकुलर है उसको हमने लिफ्ट का नाम दे दिया, और जो रिलेटिव एयर फ्लो के साथ पैरेलल है उसको हम नाम देते हैं ड्रैग का। तो ये CP का कॉन्सेप्ट हो गया, और साथ में जो भी हमारा लिफ्ट और ड्रैग होता है इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो मैं आपको समझा दिया हूं। लिफ्ट हमेशा जो है वो रिलेटिव एयर फ्लो के साथ परपेंडिकुलर होती है, और जो ड्रैग होता है वो हमेशा रिलेटिव एयर फ्लो के साथ पैरेलल होता है। तो ये CP और लिफ्ट और ड्रैग के बारे में सारी बातें हो गई।
अच्छा, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, अगर मैं आपको उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो जो भी सिमेट्रिकल एरोफॉइल होती हैं उनका सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलमोस्ट फिक्स होता है, एक ही पॉइंट पे ऑलमोस्ट फिक्स होता है। लेकिन जो असिमेट्रिकल एरोफॉइल्स होती हैं उनका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो नेट फोर्स लगातार वेरी करने की वजह से उसका थोड़ा सा मूवमेंट होता रहता है, सीपी का भी। तो जो सीपी का मूवमेंट है वो 20% टू 30% होता रहता है। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर का जो रेंज होता है वो सीपी रेंज हो जाता है। तो सीपी मोस्टली उसी रेंज में जो है वो वर्क करता रहता है। तो यहां से जो स्टोरी है वो चालू हो जाती है लिफ्ट की, जिसको हम अपने दूसरे वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। वजह है कि फ्लाइट की जो भी एरोडायनेमिक्स है हमने उसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम सिर्फ बात कर रहे थे विंग की, और विंग में जो भी नॉमेनक्लेचर होते हैं, जो भी उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं कि लिफ्ट क्या होती है, लिफ्ट पे कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट डालती हैं, विंग की डिजाइनिंग कैसी है लिफ्ट को लेके, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स बनेंगे लिफ्ट से रिलेटेड या लिफ्टिंग को जो जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इस सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो अब टाइम है उनको सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल की ईयर के जो भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ में आंसर जो है वो सॉल्व करोगे, और जिस पे आपको डाउट होता है मैं आपको साथ में उसका आंसर भी बताता रहूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए आइए आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो जो आज का वीडियो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 26 क्वेश्चन से, और जो आपका 26 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। द COP इज द पॉइंट वेयर, आपको बताना है कि जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे ना सीपी के बारे में, तो उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन देखिए सामने, और जो इसका राइट आंसर है वो है ए, द लिफ्ट कैन बी सेट टू एक्ट। देखिए जिसका सी ऑप्शन है ना, अगर यहां पे होता कि ऑल दी एरोडायनेमिक फोर्स, फिर ये करेक्ट होता, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27, और जो इसका राइट आंसर है वो है ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर इसका है ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, right answer is C. This is the question number 31. Right answer is B. Question number 32. और जो इसका राइट आंसर है ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो स्टैग्नेशन पॉइंट की बात है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि एज द एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस द स्टैग्नेशन पॉइंट, तो जो स्टैग्नेशन पॉइंट है ना वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मूव टुवर्ड द अपर सरफेस, तो इसका तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, डज नॉट मूव ये है नहीं, तो मूव टुवर्ड द लोअर सरफेस। एक्चुअली लोअर सरफेस क्या, मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन ठीक है जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।
अजय क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसका राइट आंसर है वो होगा सी। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37, and the right answer is A. Question number 38, right answer is C. Question number 39, right answer is C. Question number 40, देखिए यहाँ पे आस्पेक्ट रेशियो की बात जो है कि वो की गई है। तो आस्पेक्ट रेशियो का फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने अभी जस्ट आपको बताया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, स्पैन अपॉन कॉर्ड ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 42, अगर आप एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करोगे तो जो सीपी है वो मूव करेगा फॉरवर्ड। राइट आंसर इज बी। फोर्टी 43 में आ जाइए। हाई लिफ्ट विंग की बात कर रहा है। राइट आंसर इज ए। 44, हाई स्पीड विंग की बात हो रही है। राइट आंसर इज बी। 45 में आ जाइए। राइट आंसर इज बी। And the last question of this video is question number 46, and the right answer is B. So friends, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डेट इज लिफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहें। ओके, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मॉड्यूल की प्रिपरेशन करते रहें। गुड लक।